मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ख्यात लेखक और पत्रकार भास्कर रोकड़ी जी, इनका एक अभियान सम्यक अभियान काफी चर्चा में है और आज अनूपपुर में ये आए थे सर्व सेवा संघ के 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन पे। मैं सीधे उन्हें अपने कार्यालय से स्वागत करता हूँ और सीधे उन्हीं से बात करता हूँ कि ये पूरा जो अभियान है उनका सम्यक अभियान, सबसे पहले सम्यक अभियान तो मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सम्यक का मतलब होता है पूर्णता, संपूर्ण। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में मैंने काफी कुछ अध्ययन किया। मैंने पाया विकास को सर्वांगीण रूप कैसा माना जाए। तो मैं सरकार की भी सलाहकार की भूमिका निभा चुका हूं। मैंने देखा अधिकांश जो भी सरकार में आता है वो एक चीज होता है, वोट बैंक कैसा मेरा है और वोट बैंक के खातिर खजानों की लूट मचा है। इस बात की परवाह नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देने जा रहे हैं। खूब बारीक अध्ययन किया। 3 पुस्तकें मेरे सामने आई। एक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रकाशित किया कैरियर जेनिक, हिंदी इंग्लिश मिक्स की। दूसरी पुस्तक बुनियाद रत्न और तीसरी पुस्तक उत्कर्ष पथ। ये तीनों ही किताबें शालेय शिक्षा के बाद महाविद्यालयीन शिक्षा में इस प्रकार के ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लिया जाए कि बच्चे आगे अपना भविष्य संवार सकें। इस विषय में किस डिग्री के बाद, किस डिप्लोमा के बाद और आगे क्या करना। तब तमाम विश्वविद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने मुझे आमंत्रित किया व्याख्यान के लिए। एक विश्वविद्यालय में छात्रों ने मुझे कहा कि सर अपॉर्चुनिटी है कहाँ? आप अपॉर्चुनिटी के सैद्धांतिक पहलुओं को हमारे सामने रख रहे हैं, प्रायोगिक धरातल पर ये चीजें नहीं है। नौकरी वैकेंसी है नहीं तो हमें नौकरी मिलेगी कब? मैं बड़ा गंभीर हुआ। उसके बाद लगातार कई विश्वविद्यालयों से मुझे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया, मैं नहीं गया। और इसी बीच एक वासुदेव चिटनिस नामक व्यक्ति का नाम मेरे सामने आया जो आरएसएस से भी जुड़ा। वो जो वाक्य आया वो था महिला समूह को कितनी मजबूती दी गई, आरएसएस के माध्यम से महिला समूह बने, फिर उनको फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था की, पूरा परिवार महिला पर डिपेंड हो गया। इन सारी बातों का अध्ययन करके देखा कि एक निष्कर्ष निकला कि अगला चुनाव भाजपा महिलाओं पर केंद्रित करके लड़ेगी। महिलाएं तो बड़ी गजब की बात होगी। बेटों को निकम्मा बना रहे हैं, माँ को आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसमें देश का क्या होगा? हमारी तरुणाई निकम्मी हो जाएगी। तब मैंने एक डिजाइन किया, आखिर क्या करें? लोगों के बीच गए। इस बेरोजगारी जो विकट से विकराल मिले, इससे मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है, या पूरी मुक्ति न भी मिले तो कुछ हद तक राहत कैसे मिल सकती? तो मैंने देखा सेवानिवृत्ति की आयु जो पहले देश जब स्वतंत्र हुआ तो 55 साल रखी गई। एक ही नियम था केंद्र से चला हुआ, लेकिन सन 1964-65 के दौरान ये देखा गया कि सब लोग रिटायर हो रहे हैं, ब्रिटिश शासन के टाइम के एम्प्लॉई हैं और नए एम्प्लॉई मिल नहीं पा रहे हैं उस योग्यता के। तब परिस्थितियों को देखते हुए उस रिटायरमेंट आयु को 58 साल एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह, क्योंकि कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। निजी क्षेत्र में भी वही। तो कुछ दिन तक राहत मिली, फिर लगातार मुहिम चली कि कुछ मिनिमम योग्यता जो है उसको और थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और आगे में 3 साल की नियमित नियुक्ति वगैरह का सिलसिला चला। तब
रिटायरमेंट आयु 3 साल बढ़ाने की बाध्यता इसलिए हुई थी कि कार्य विशेष के लिए दक्ष कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। लेकिन कालांतर में जो हुआ, रिटायरमेंट बेनिफिट, पीएफ और ग्रेजुएटी की जो राशि एक मुश्त देनी होती है, उसका इंतजाम सरकार के पास नहीं है, तो सरकार कुछ समय तक उनसे बचने के लिए रिटायरमेंट बढ़ाने लगी, आयु बढ़ाने लगी। उसके कई फायदे थे। ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो निवेश प्रणाली के माध्यम से सरकार चलाती है और उससे जो आय होती है उससे उस कर्मचारी की वेतन की पूर्ति हो जाती है। मतलब वो जो कर्मचारी फ्री का मिल गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का क्रम शुरू हुआ और 98 में तो 5वां वेतन आयोग जो आया, उससे केंद्र सरकार ने भी 58 साल से 60 साल सेवानिवृत्ति आयु कर दी और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने भी सेवानिवृत्ति आयु को 58 से 60 कर दी थी। तब केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने आंदोलन किया कि हमारे ही पैसे से हमको वेतन दे रहे हो, हम फ्री के कर्मचारी बनना नहीं चाहते, हमको रिटायरमेंट दीजिए, हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी का निर्वहन हमको करना है। वही नहीं मानी। अब तो वो सरकार गई। बाद में हमारे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सरकार आई शिवराज की, इसने 60 से 62, फिर 62 से 65, 65 से 68 का सिलसिला शुरू कर दिया। अभी जब मैं पिछले बार बहुत सम्यक अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया, तब बना बनाया आदेश 65 साल का इन्हें वापस लिया, वो किया। काफी दिनों से आपकी ये बात चल रही है, सरकार ने बाकी जो भी अधिकारी भी मिलती है, सरकार इस दिशा में कितनी सहमति दिखती है? सरकार आंखों में आंखें डालकर बात करने की स्थिति में नहीं होती। जब उन्हें लगता है कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो चाय की चुस्की लेते हुए वे कहते हैं कि आप बात बहुत पते की कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास धन नहीं है। जैसे अभी मैं तीसरे मुद्दे की बात बता रहा था आपको, बीपीओ और केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नॉलेज से रिलेटेड काम जो लिया जाता है वो केपीओ कहलाते हैं, और बिजनेस से रिलेटेड जो ठोकने पीटने वाले सब काम आदि आदि पद्धति वो कहलाते हैं बीपीओ। ये परंपरा पहले से नहीं है, लेकिन इसको एक कंपनी रूप दिया गया बाद में। तो इसके तहत रजिस्टर्ड कंपनियां, एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई और एक सर्विस रिक्रूटमेंट वाली कंपनी बन गई। और अब तो 70% पद सरकार के 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज की डेट में कुल 4.5 लाख कर्मचारी ही बचे हैं सरकार में, और अभी 2 साल में 2.5 लाख रिटायर होने वाले हैं। और जब 2.5 लाख कर्मचारी रिटायर होंगे तो बचेंगे 2 लाख। लेकिन चिंता इस बात की है, सरकार रिटायरमेंट आयु क्यों बढ़ाता है कि ये 2.5 लाख अगर कर्मचारी एक साथ रिटायर होंगे तो 70,000 करोड़ रुपया इनको रिटायरमेंट के समय देना पड़ेगा। ये भी चिंता सता रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, सब जगह आउटसोर्सिंग से बढ़ रहे हैं। ये बगल वाला बैठा हुआ व्यक्ति, उसको 72,000 रुपये महीना मिल रहा है, उसके पास में बैठा हुआ उससे अधिक योग्य व्यक्ति को 12,000 मिल रहा है। तो दलालों के हवाले कर दिया गया युवाओं को। हमारे ये अनूपपुर में अभी मैं बैठा हूँ, इसके पास में मनेंद्रगढ़ है। इस मनेंद्रगढ़ में वकालत कर रहे थे कोरिया में रतन लाल मालवीय जी, जो श्रम राज्य मंत्री थे, भारत सरकार के पहले श्रम राज्य मंत्री थे। उन्होंने जिनेवा में बोला था, भारत में कभी भी श्रम के नाम पर युवाओं की तस्करी नहीं होगी, युवाओं की खरीद फरोख्त नहीं होगी, बंधुआ मजदूर प्रताप कम हो जाएगी और हमेशा यहाँ कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। मैं यह निश्चित करता हूँ। लेकिन आज क्या हो गया, यहाँ तो खरीदा जा रहा जिन बातों को लेकर के। अब आउटसोर्सिंग से 70% कब चले गए, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो सरकार के पास कोई जवाब इसका नहीं है। ये टीम योगी। अभी एक और चीज आपको पता होगा, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी BR अम्बेडकर अपने कार्यालय से आवास की ओर जा रहे थे, तब कर्मचारियों की छुट्टी होने पर उनसे मुलाकात की तो उनको पता चला 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम से बनाई दी जा रही है। उन्होंने
बड़ी विडंबना बन जाए इसको। और 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी किया इन्होंने। विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को पुनः 12 घंटे कर दिया। हफ्ते का 5 दिन कर दिया। हफ्ते का 5 दिन। वो 5 दिन से कोई मतलब तो पहले नहीं था, उससे मतलब नहीं। मतलब है हमारे अभी कहाँ 5 दिन है बाकी, प्राइवेट में तो नहीं, इंडस्ट्री एरिया में जाके देखा जाए ना, नहीं। तो इंडस्ट्री एरिया का दुखद घटना है ये कि आपने 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी किया। किसी कंपनी में 3000 कर्मचारी कार्यरत थे 3 शिफ्ट में, अब शिफ्ट बची 2, कर्मचारी 2000, 1000 बाहर। इसी प्रकार विदेशी उद्योगपतियों के दबाव में आकर यहाँ पर एक रिकॉग्निशन, लेबर रिकॉग्निशन एक्ट था लेबर यूनियन का। उसमें क्या था कि अगर कोई कर्मचारियों की छटनी कर रहा है तो कुछ मान्यता प्राप्त जो संगठन है उसके पास जाएंगे, तब वो जाकर के उनका रिकॉग्निशन स्वीकार होगा। बड़ी कठिनाई। अब दिक्कत क्या होगी, कर्मचारियों की छटनी के मामले में ये सारे कानून, श्रम कानून को हटा दिए गए। अब मालिक जब रखे तब रखे, जब निकाला तब निकाले, कोई गलती से नहीं। ये कर दिया गया अंधाधुंध छटनी। कोरोना के टाइम में जो छटनी हुई कर्मचारियों की, लोगों को लगा कोरोना बीमारी के कारण है, वो कोरोना बीमारी के कारण नहीं थी। 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करने के कारण, 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे करने के कारण हुई थी। और श्रम कानूनों से जो मान्यताएं बाध्यकारी थी उनको हटाए गए कानून को, इस वजह से बेरोजगारी थी। ये मेरे 4 मुद्दे बड़े जटिल, केवल युवाओं के लिए। ये तो सरकार है जो है, जिस पार्टी की अपनी सरकार है उसकी बात। विपक्ष कितना आपके मुद्दों से सहमत होता है? कोई ऐसा आंदोलन या देखिए, मैंने 2 मई 2022 को इस अभियान की शुरुआत किया था। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें मेरा स्वार्थ था। क्योंकि 2018 के पहले मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के लिए कांग्रेस के लिए चुनाव की प्लानिंग तैयार किया था, और उस प्लानिंग के नतीजे से दोनों राज्य में सरकार बनी थी। अब मेरा दूसरा स्वार्थ यहाँ सामने आया कि 2023 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस अभियान को आगे बढ़ा दिया। पूरा चुनाव पे केंद्रित था, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता थे जो नहीं चाहते थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं दिया, नहीं देने दिया मैनिफेस्टो, क्योंकि इन 3 मुद्दों के अलावा एक बहुत खतरनाक मुद्दा था। देश के 561 देशीय रियासतों के पास जो भी संपत्ति है उसको सरकारी कर दिया जाए। मैंने कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट का अध्ययन किया था, बारीकी से अध्ययन किया, समय समय पर क्या क्या हुआ। और इंदिरा जी के टाइम में जो राजा महाराजाओं के प्रिविपर्स और विशेषाधिकार खत्म किए थे, उन सब को किया। उसके बाद इनके पास कुछ संपत्ति है, महलों और किलों में रहने का अधिकार नहीं था। उसके खिलाफ भी था मेरा कि भाई अगर ये सरकारी हो जाए, सरकार जो कर्ज में पड़ी हुई है वो कर्ज मुक्त हो जाएगी। तीसरी बात की ओबीसी और ईबीसी। ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और ओबीसी इनके लिए लेकिन एक्सीलेंस कैटेगरी 10% आरक्षण की बात नहीं किया था, चाहे किसी भी वर्ग का हो। सबसे अधिक अंतर आता है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने ये बातें रखी थी, ऐसी कुछ बातें थी जिसके वजह से सामंतशाही के खिलाफ में आ गए, उद्योगपति भी खिलाफ में आ गए, युवाओं की किसी को चिंता नहीं थी। राजनीतिक स्वार्थ सेकने वालों ने बोला कि भैया ये रोकने के लिए जो कर रहे हैं इससे तो बड़ा भारी परिवर्तन आ जाएगा, और जो शोषण क्या कर रहे थे उसको भी रोके। तो इधर ये सिलसिला चल रहा। उधर एपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार का होता है। उसने भारत सरकार को सिफारिश किया, अब लोग जल्दी मरते नहीं है, दवा खा कर लंबे समय तक जीते हैं, और ये जितना जीते हैं पेंशन का भार उतना ही बड़ा सरकार पर पड़ता है। इसलिए ईपीएफओ भारत सरकार को अनुशंसा करता है कि रिटायरमेंट आयु 5 साल एक मुश्त बढ़ा दी जाए। क्या होगा, मतलब 70-72 तक रिटायर ही नहीं होंगे कर्मचारी, तब नए युवाओं को कैसे मौका मिलेगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। इसीलिए हमने बोला कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी रिटायरमेंट आयु 56 साल ही है, उसका अनुसरण किया जाए। हम 56 नहीं कहते, लेकिन पूरे देश में केंद्र हो चाहे राज्य शासन हो, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल कर दी जाए तो भारतवर्ष से राज्य-वाइज भी अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का 40% निदान होता है। एक मुद्दा मेरा। दूसरा मुद्दा यह आता है, सन 1948 में
भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का बिल पारित किया और न्यूनतम मजदूरी जो अशिक्षित और अल्पशिक्षित वर्ग के श्रमिक थे उनके लिए 3 ग्रेड बनाए गए, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। इसमें बड़ी भारी कमी रही, इसको ध्यान किसी ने नहीं दिया। लेकिन 10 साल बाद 1959 में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मिनिमम वेजेस एक्ट अंग्रेजी में, और हमें इतना कम वेतन देना है। तो कोर्ट ने कहा यह अधिनियम केवल मजदूरों के लिए है, श्रमिकों के लिए है, शिक्षकों के लिए नहीं। अमान्य कर दिया, अन्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी इसी प्रकार के अमान्य। मतलब विश्व के तमाम देशों में मिनिमम वेजेस एक्ट है, लेकिन वह मिनिमम वेजेस एक जीएम टू जीएम, मतलब जनरल मजदूर से लेकर जनरल मैनेजर तक के लिए 12 स्लेब में बटा है, और हमारे देश में 3 स्लेब का मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिसकी श्रमिकों पे लागू होता है। हमारा कहना है सरकार के भिन्न भिन्न ग्रेड को देखा जाए, प्राइवेट कंपनियों के ग्रेड को देखा जाए और उनको सिमिलर ग्रेड में बांटते हुए न्यूनतम वेतन का कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया जाए, और उस कॉन्सेप्ट के तहत सरकार और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था कर दी जाए, तो किसी भी युवा को दिक्कत नहीं होगी, चाहे नौकरी